हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी एकेडमी लखनऊ में है और हम लोग एसएससी जेई की कोचिंग कराते हैं, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, और साथ में एक कोर्स और चलाते हैं जिसका नाम TG2 है, टेक्निकल ग्रेड 2। ये इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो जब कभी पद आते हैं तो उसके बैच चलते हैं। इस समय बैच चल रहे हैं। खैर, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और इस समय आपको मालूम है हम लोग इस पर यूट्यूब पर अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक लेक्चर सीरीज पूरी लेकर आए हैं और उसी के कंटिन्यूटी में आज ये हमारा लेक्चर होगा। अब तक देखा जाए तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक चैप्टर बहुत डिटेल में एंड किया है, जो कि पहला चैप्टर था, उसका नाम था फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। और आज सेकेंड चैप्टर में भी काफ़ी कुछ हो चुका है। सेकेंड चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन और घर्षण बल, जिसमें हम लोग ने काफ़ी कुछ किया है। अगर आप फ्रिक्शन को समझें तो फ्रिक्शन में शुरुआत में ही ये बात हुई थी। फ्रिक्शन में हम लोग तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक को पढ़ेंगे ब्लॉक फ्रिक्शन, जो कि इंड हो चुका है, आप पिछले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो ब्लॉक फ्रिक्शन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं। उसके बाद एक पढ़ेंगे लैडर फ्रिक्शन, जो इस समय आज के लेक्चर में भी लिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट फ्रिक्शन। ये तीन टाइप की फ्रिक्शन की बातचीत यहाँ होनी है, ठीक है ना। खैर, तो इस समय हम लोग लैडर फ्रिक्शन में चल रहे हैं और मेरे ख्याल से लैडर फ्रिक्शन का ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा। पिछले 2-3 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आज का जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो भी समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आइए देखिए, आज एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, बढ़िया सा है, अपनी रियल लाइफ का ही है। कैसा है, आप समझिए कि आपके घर पे एक सीढ़ी है और वो दीवार और फर्श के सहारे पर खड़ी है। आप उस पर चलना चाहते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि 4-5-6 स्टेप चलने के बाद लगता है कि अगर अब मैं आगे बढ़ता हूं तो हो सकता है कि सीढ़ी स्लिप हो जाए। फिर आप देखते हैं कि कोई क्या किया जाए, तो आप देखते हैं कि कोई घर का कोई सदस्य आपके दिखाई पड़ा, तो आप उससे कहते हैं ऐसा करो, जरा नीचे से पकड़ लो। तो पकड़ के करता क्या है, वो पकड़ के ही तो करता है ना, कि दोनों हाथों से पकड़ के दीवार की तरफ सीढ़ी को धक्का देता है। तो अगर ये पूछा जाए कि वो व्यक्ति जो सदस्य आपके घर का आया है, वो सीढ़ी पर कितना फोर्स लगाए जिससे कि आप चढ़ पाए, या कम से कम जहां खड़े होना चाहते हैं वहां खड़े तो हो पाए, ठीक है ना। तो आज देखिए यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए, समझिए। मैंने लैडर ही बना रखा है आपके लिए और लैडर के साथ साथ प्रॉब्लम को भी समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझा जाए। देखिए जरा, चलिए क्या क्या गिवन है। पहले तो जो डाटा हमें दिया जाएगा वो सीढ़ी के बारे में दिया जाएगा कि लैडर के बारे में क्या क्या है। तो ये जो इतना डिटेल दिख रहा है लाइन के ऊपर, सब लैडर का है। लैडर की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। लैडर का खुद का वेट क्या है, 200 न्यूटन। उसके बाद लैडर और वॉल के बीच में, लैडर और वॉल के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, वॉल का मतलब पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया है 0.2। लैडर और फर्श के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया है 0.3। और तीसरी बात क्या है कि लैडर जो थी वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। ये एंगल दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इतनी बात तो हमें लैडर के बारे में मालूम चल गई। ये गिवन था कि एक सीढ़ी आपके घर में ऐसी अवस्था में रखी है, उसका वेट मालूम है, फर्श का कॉफिशिएंट मालूम है, वॉल का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मालूम है, इतनी चीजें मालूम है। अब ये मैन है, ये मैन नहीं है, ये आप है ना। इसको अपने आप को समझिए, ये आप है, ठीक है। आपका वेट 600 न्यूटन है ना, लगभग 60 केजी हो गया। आपका वेट 600 न्यूटन है और आपको, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप चाहते हैं कि यहां से ऊपर जाए और 3 मीटर तक कम से कम पहुंच जाए, है ना। वैसे देखा जाए तो लैडर की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब क्या होता है कि इसका जो सेंटर होगा, सेंटर 4 मीटर का देखा जाए तो कहीं यहां कहीं मिलेगा, ये इसका सेंटर है। तो जो लैडर का वेट है 200 न्यूटन, वो तो इस लाइन पे दिखाई पड़ेगा। उसको अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि उसका वेट इस लाइन पर, उसका वेट इस लाइन पर दिखाई पड़ेगा, वर्टिकल नीचे की तरफ, है ना। ये बात क्लियर हो गई। आप क्या चाहते हैं, आपको कुछ ऐसा काम है, ऊपर उस जगह तक पहुंचना है कि आपको इस सीढ़ी पर 3 मीटर तक पहुंचना जरूरी है। अगर यहां से यहां तक पहुंचते हैं तो ये 2 मीटर कहलाएगा, क्योंकि लेंथ 4 मीटर है। आपको इसके आगे निकलना है, यहां जाके कहीं खड़ा होना है।
यहां पर खड़े होकर कुछ काम करना है। तो आपका जो उद्देश्य है, ये जो आप हैं, आप यहां नहीं चाहते खड़ा होना, आप चाहते हैं यहां पे। ये पॉइंट आपके लिए है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं खड़ा होकर यहां पे कुछ काम कर पाऊं, यहां पे कुछ काम कर पाऊं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहां खड़ा होना चाहेंगे तो यहां जब खड़े होंगे तो आपका वेट भी काम करेगा इसी पर, है ना। और जब इसका वेट काम करेगा तो आप क्या कहेंगे कि एक लाइन हमें वेट की भी मिलेगी, और वो लाइन क्या मिलेगी, देखिए यहां पे इस पॉइंट पर आपका वेट सीढ़ी पर नीचे की तरफ काम करेगा, तो एक लाइन ये होगी जो कि आपका वेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक आदमी है जिसका वेट 600 न्यूटन है, वो चाहता है कि पॉइंट ए से 3 मीटर दूरी तक पहुंच पाए, लेकिन ऐसा कुछ है कि जब वो पहुंचने की कोशिश करता है तो सीढ़ी सरक जाती है ना। लेकिन सीढ़ी भी इसी कंडीशन में रखना है, वो ये भी नहीं कर सकता है कि सीढ़ी को उठा के थोड़ा सा खड़ा कर ले। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि इसी कंडीशन में रखना है, 60 डिग्री पर ही रखना है। तो वो एक ही उपाय है कि घर के किसी सदस्य को बुलाया जाए और उससे कहा जाए ऐसा करिए कि पॉइंट ए पर कोई फोर्स लगाइए। तो कई बार आदमी हाथ से फोर्स लगाता है, कई बार पैर ही लगा देता है, पैर से धक्का मारता है। तो वो जो आपके घर का सदस्य है वो ये पी फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि पी फोर्स कितना लगाया जाए जिससे कि ये व्यक्ति यहां तक पहुंच पाए कम से कम, है ना। देखिए, तो ये हमें पी की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि जिससे कम से कम ये व्यक्ति यहां तक पहुंच पाए। इसके आगे ना जा पाए कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन यहां तक पहुंच पाए, ठीक है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगर ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए इस सारे डाटा को यहाँ पे लिखा जाए और उसके बाद देखा जाए क्या कर सकते हैं पी निकालने के लिए। हमेशा की तरह कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लगेगा। फोर्स पी लगाने के बाद बॉडी रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में होने का मतलब क्या है, एक ही मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और फोर्स सिस्टम कैसा दिखाई पड़ेगा, नॉन कॉन्करेंट, क्योंकि सारे फोर्सेज अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखा जाए। तो पहला तो सीढ़ी का वेट देखा जाए। लैडर का वेट कितना है, 200 न्यूटन। तो लैडर का वेट 200 न्यूटन है, इसको यहाँ लगा दिया जाए। इस पॉइंट पर लैडर का वेट नीचे की तरफ काम करेगा और उसकी वैल्यू होगी 200 न्यूटन। देखिए, एफबीडी में आते समय बहुत सुकून से करना चाहिए, अदरवाइज कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये 200 न्यूटन का इसका वेट हो गया। एक आदमी है जो यहाँ पे पहुँचना चाहता है, पहुँच गया, तो मान लेते हैं कि अब उसका वेट इसी लाइन पर नीचे काम कर रहा है और उसका वेट कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये वेट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन, ठीक है। इतनी बात हो गई। डिस्टेंस की बात किया जाए तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो बिल्कुल निश्चित है ना। क्या निश्चित है, जरा इसको दूसरे कलर से देख लें। क्योंकि सीढ़ी का हाफ होगा, ये सीढ़ी का जो मिड लेंथ है 4 है, तो जाहिर सी बात है ये लेंथ 2 मीटर होगी यहां से लेकर यहां तक। और ठीक वैसे ही ये लेंथ भी यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर होगी। कहां से कहां तक, यहां से लेकर और यहां तक ये 2 मीटर होगी। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो आप हैं, आप कहां पहुंचे हैं, यहां पे। ये नीचे से कितना दूर है, तो आप कहेंगे कि 3 मीटर है। तो चलिए 3 मीटर को भी देख लेते हैं। 3 मीटर का मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन सीढ़ी पर अगर यहां से देखी जाती है तो ये जो पोजीशन आपकी आती है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस, रुकिए थोड़ा लाइन सीधी कर लें, ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है, ठीक। 3 मीटर लिख लिया जाए। ये 3 मीटर लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ज्योमेट्री लगभग साफ सुथरी सी दिखाई पड़ रही, क्लियर होती हुई, है ना। तो 2 फोर्सेस दिखा दिए गए हैं और उनकी लोकेशंस दिखा दी गई है कि दोनों वेट कहां कहां लग रहे हैं। और क्या फोर्स देखते हैं, तो पता ये चलता है कि जो सीढ़ी और लैडर के बीच में रिएक्शंस काम करेंगी कैसे। ये वॉल है और ये लैडर है, ये लैडर है, लैडर में वेट है, लैडर इसको इधर धक्का देगा इस तरफ, तो वॉल इसको इधर धक्का देगा। हमेशा आपने पढ़ा हुआ है कि जो रिएक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, ठीक है ना, वो प्लेन होती है।
तो इसलिए जो रिएक्शन होगी, लैडर वॉल पर एक्शन लगाएगा और वॉल लैडर पे रिएक्शन लगाएगी। क्योंकि वॉल हमारी वर्टिकल है तो रिएक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, इस टाइप से। तो इसका मतलब देखा जाए तो आप यही कहेंगे कि वॉल ने लैडर पर पॉइंट बी पर एक रिएक्शन लगाई, जो रिएक्शन देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल मिलेगी, या यूं कहा जाए तो वॉल के परपेंडिकुलर मिलेगी, वॉल के परपेंडिकुलर, या कहा जाए तो हॉरिजॉन्टल। इसका नाम मैं दूंगा रिएक्शन एट बी, मतलब आर बी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही तो कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा, वहां इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अलग अलग है वीडियो बना के, है ना। आइए इस पे देखते हैं। ऐसे ही पॉइंट ए पर क्या होगा, ये पॉइंट ए है, ये फर्श है, सीढ़ी ने फर्श को दबाया, ये एक्शन था नीचे की तरफ, तो फर्श ने ऊपर दिया एक्शन, है ना, रिएक्शन, और रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो क्योंकि फर्श हमारा हॉरिजॉन्टल है तो ये रिएक्शन ऊपर जा रही है। इसका मतलब यहां पर पॉइंट ए पर एक रिएक्शन काम करेगा जो कि वर्टिकल होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। आप कहेंगे रिएक्शन एट ए, इसलिए इसका नाम होगा आर ए। इतना फिगर दिखता हुआ मिल रहा है सभी को, इतना फिगर दिख रहा होगा ना। चलिए अब इतनी बात तो हो गई, रिएक्शन भी लग गई। अभी क्या बचा दिख रहा है, अभी भाई बचा ये दिख रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है तो हमको फ्रिक्शन देखना पड़ेगा, है ना। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो, उसके बारे में बार बार दो तीन बातें हो रही हैं कि जब फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लिमिटिंग कंडीशन पे देखते हैं, लिमिटिंग कंडीशन पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, म्यू आर की वैल्यू होती है। एक बात हमने ये सीखा है, बार बार सीखा है। दूसरी बात ये सीखा है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है, उसका विरोध करता है ना। फोर्स का विरोध नहीं करता है, मोशन का विरोध करता है। ये दो बातें हम लोगों ने सीखी हैं, है ना। तो क्योंकि सीढ़ी हमारी लिमिटिंग कंडीशन में है, क्यों लिमिटिंग कंडीशन में है, उसने कहा है कि मिनिमम पी कितना लगाया जाए, अगर उससे कम पी लगाओगे तो ये आदमी यहां रुक नहीं पाएगा, सीढ़ी सड़क जाएगी। सीढ़ी सड़कने वाली है, सरकी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लिमिटिंग कंडीशन पे है और फ्रिक्शन फोर्स मोशन का विरोध करता है, और लिमिटिंग कंडीशन पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसको आप कहते हैं म्यू आर। इतनी बातचीत है, अब इसी बातचीत को यहां पे दिखाना है। चलिए अगर ध्यान दीजिए तो ये पॉइंट सीढ़ी का पॉइंट बी है, ये जो सीढ़ी का पॉइंट बी है, इसका मोशन सरकने की इच्छा है तो क्या होगा, सरकने वाली है ना, और सरकेगी तो ऐसे सरकेगी। तो पॉइंट बी का टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन जो है इसका मोशन नीचे काम करेगा। बात समझ में आ रही ना। ये पॉइंट बी है, इसका मोशन नीचे की तरफ होगा, टेंडेंसी इसको नीचे आने की इच्छा है, ठीक है। और ये लैडर है, पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का मोशन किस तरफ होगा, तो आप कहेंगे भाई पॉइंट ए का जो मोशन है, जब ये पॉइंट बी नीचे आएगा तो पॉइंट ए इधर जाएगा। तो पॉइंट ए में मोशन की इच्छा इस तरफ है। ये दोनों व्हाइट वाले एरो क्या दिखा रहे हैं, मोशन, है ना, मोशन की टेंडेंसी, ठीक है। आपने कहा फ्रिक्शन फोर्स मोशन का विरोध करेगा, मतलब पॉइंट ओ पर इसका विरोध करेगा तो इधर लगेगा, और पॉइंट बी पर इसका विरोध करेगा तो इधर लगेगा। ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है यहाँ पे, यही हमारी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तो मिल गई, वैल्यू कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट और इस पॉइंट पे आर, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट और इस पॉइंट पे आर, ठीक है ना। तो यही फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यही फ्रिक्शन फोर्स हमें यहां दिखाना है, आइए देखा जाए। देखिए पॉइंट बी नीचे आना चाहता था तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब सीधे सीधे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स हुआ। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट बी पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, पॉइंट बी पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, और पॉइंट बी की रिएक्शन क्या है, आर बी है। तो आप लिख सकते हैं 0.2 इंटू आर बी। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है पॉइंट बी पर। सिमिलरली पॉइंट ए इधर जाना चाहता है, अभी आपने देखा है, तो इस पर जो है एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जिसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और वैल्यू क्या होगी, इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, इस पर रिएक्शन आर ए, तो आप लिखेंगे 0.3 आर ए।
ये बात समझ में आ गई। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये मैं अपने लिए जगह बना लेता हूं, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा तो हटा देता हूं इतना मैं। ठीक है जी, बेडी बनकर रेडी हो चुकी है। बेडी में कोई और फोर्स नहीं दिखाई पड़ता है जिसको लगाया जाए। आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पी फोर्स का बड़ा साथ दे रहा है। पी भी इसी तरफ लग रहा है, ये भी इसी तरफ लग रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स भी वही काम कर रहा है, ए पॉइंट का फ्रिक्शन फोर्स जो काम पी कर रहा था, ठीक है ना। तो पी का सहयोगी है वो, जो नीचे से आपके घर का सदस्य फोर्स लगा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। कुल मिला के बेडी रेडी है। कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे, 7 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस लैडर एंड ऑल दिस फोर्सेज आर नॉन कॉन्करेंट। डिफरेंट पॉइंट पर ये एक्ट कर रहे हैं। तो एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में पाया गया है। ये पूरा जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी हमारी, पूरा लैडर का जो बेडी है, ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। आइए अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे आते हैं। मोमेंट लेना है, फोर्सेस को इक्वेट करने हैं, बड़ा काम करना है। बहुत धीरे धीरे करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? उसको आप कहते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। और इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि पूरे लैडर पे जितने फोर्स लेफ्ट होंगे उतने फोर्स राइट होंगे, इसीलिए लैडर ना दाएं जा रही है ना लैडर बाएं जा रही है। इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में होने का यही मतलब है कि ये लैडर ना तो इधर गई ना तो इधर गई। क्यों नहीं गई? कि जितना लेफ्ट होना चाहिए उतना ही राइट होना चाहिए। तो देखा जाए भाई, इधर कितने फोर्सेज हैं? इस तरफ मेरे बाएं हाथ की तरफ तो एक P दिखता है, एक 0.3 RA दिखता है। और राइट साइड में कितना है? तो एक अकेला बेचारा RB दिखता है। तो यहां से मुझे मिलता क्या है कि 0.3, कैल्सी निकाल लीजिए जरूर, बिना कैल्सी के तो काम नहीं होने वाला है। RA प्लस P इक्वल टू RB। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल रही है, ठीक है ना। चलिए रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर आप कहते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ये सिर्फ इतना कहता है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए सीढ़ी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है। इसका इतना ही मतलब है कि पूरे सीढ़ी पर जितने फोर्स ऊपर लग रहे होंगे उतने ही फोर्स नीचे लग रहे होंगे, ऐसे कह दिया जाता है। ऊपर क्या क्या दिख रहा है? तो एक RA ऊपर दिख रहा है और एक 0.2 RB ऊपर दिख रहा है, बाकी दोनों वेट नीचे लग रहे हैं। तो आप ये लिखेंगे यहां पर कि भाई RA प्लस 0.2 RB इक्वल टू 600 प्लस 200, ये हो जाएगा 800। ये इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। दो इक्वेशन हमने सॉल्व करी। सॉल्व क्या किया है? बना लिया है, ठीक है जी। तो अब करना कुछ नहीं है, अभी जो है हम लोग कुछ रिएक्शंस वगैरह को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो करके देखेंगे। तो ऐसा कुछ कर ही लेते हैं जिससे रिएक्शन हमारी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। तो आसान ये होगा कि यहां से RA की वैल्यू आइडेंटिफाई करके इसमें रख दिया जाए तो केवल RB बचेगा। RB बचेगा, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या करना है? यहां से अगर हम लोग RA की वैल्यू निकाल लें, इस RA की वैल्यू को कहेंगे 800 माइनस 0.2 RB, ठीक है। इसको निकालने के बाद इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दें, है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो क्या मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा फाइनली? RA की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.3। RA के प्लेस पे क्या हो गया? 800 माइनस 0.2 RB ब्रैकेट क्लोज प्लस P इक्वल टू RB। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में केवल P है और RB है। थोड़ा कैल्सी निकाल के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है ना। तो भाई ये तो हो गया 800 इंटू 0.3, जिसको आप कह रहे हैं 240। ये हो गया 240 माइनस 3 2 जा 6.06 RB।
0.06 RB, ठीक है ना, प्लस P इक्वल टू RB। ये दो वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ गई हैं, ठीक है ना, 240 इतनी वैल्यू आ गई। RB इसको उधर ले जाते हैं तो हमें मिल जाता है 1.06 RB, 1.06 RB इक्वल टू P प्लस 240। या RB निकालना पड़ेगा कहीं पे तो निकाल के कर लेंगे। फाइनली अपने पास इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये एक फाइनल इक्वेशन मिली है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A। 1.06 RB, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी हम लोगों ने केवल सिग्मा fs इक्वल टू 0 किया है और सिग्मा fy इक्वल टू 0 किया है। उन दोनों की मदद से ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक। अब बात करनी है तीसरी इक्वेशन की, जिसको आप कहते हैं सिग्मा m इक्वल टू 0, है ना, मोमेंट। क्योंकि आपकी लैडर कहीं रोटेट भी नहीं कर रही है, कहीं घूम भी नहीं रही है, इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि बॉडी पर लगने वाले सभी मोमेंट भी क्या है, उनका समेशन क्या है, 0 है। सिग्मा fx सिग्मा fy का आउटकम ये बॉक्स में बंद है, इक्वेशन A है, इसको यूज करेंगे। आइए लिखा जाए, क्या लिखा जाए, सिग्मा m इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0, सिग्मा m about any point should be 0 for the equilibrium। मतलब बॉडी घूम नहीं रही, इसका मतलब क्या है कि बॉडी पर लगने वाले जितने क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे। या तो इक्वल टू रख के दोनों को इक्वल कर दें, या एक को प्लस मान लें, दूसरे को माइनस मान के 0 कर दें, ठीक है ना। अच्छा, मूवमेंट कहाँ लिया जाए, तो सब ने बताया है, हमेशा बताया है कि मूवमेंट हमेशा वहां लीजिए जहां पर लगता है कि ज्यादा फोर्सेज गुजर रहे हो, है ना। तो वो फोर्सेज वहीं से गुजरेंगे, डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो वो मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं पॉइंट A ले लेता हूं तो RA भी यहीं से गुजर रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स भी गुजर रहा है, तो RA से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, RA की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहां से ले लेते हैं तो वैसे ही RB की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमने RB की वैल्यू निकाल के रखा हुआ है तो हम RA से मुक्त हो, ज्यादा अच्छा है, आवश्यकता पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे RB की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मूवमेंट यहां लेना ठीक है ना। अच्छा, जब मूवमेंट यहां लेंगे तो P भी यहीं से गुजर रहा है, ये P भी 0 हो जाएगा, इसका मूवमेंट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, तो पॉइंट A के अबाउट ही मूवमेंट लेने की बात हो रही है, ठीक है ना। पॉइंट A के अबाउट मूवमेंट लिया जाएगा, है ना। वैसे आप कहीं भी ले लें, पॉइंट B पे ले लें, सेंटर दिया गया है पॉइंट O, इस पर ले लें, कहीं भी ले लें, पॉइंट के बाहर ले लें, यहां पर ले लें, कहीं भी लें, इस सीढ़ी के बाहर, पूरे सिस्टम के बाहर, यहां कहीं ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब जब मोमेंट लेना है तो आप सभी को मालूम है कि मोमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट ए से सभी फोर्सेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि उन डिस्टेंस को निकाल कर हम पहले से सेव करके रख लें, जिससे कि कोई समस्या ना आए, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा डिस्टेंस निकालने की बात कोशिश की जा रही है ना। आइए डिस्टेंस निकालें, थोड़ी जगह बना लें, हाँ जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही देखा जाए, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक, यहाँ मैं नीचे सारी डिस्टेंस निकाल के लिखूंगा। देखिए भाई, किन किन डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला मूवमेंट अगर हम RB का लेंगे तो कहेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तो केवल सीढ़ी मालूम है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो जो डिस्टेंस यहां होगी वही यहां होगी, इस ट्रायंगल में निकालें तो अगर इसको A माना है, इसको B कहा है, इसको अगर C मान लें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC होगी, हमें BC की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस ट्रायंगल में साइन, कॉस, टेन, कॉट सब लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री मालूम है और कर्ण मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है। तो अगर हमें BC निकालना है तो हम साइन थीटा लगा दें, है ना। तो देखिए क्या आ रहा है, अगर मैं इसमें साइन थीटा लगा देता हूं, साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। आप लिखेंगे BC डिवाइड बाई पूरी लेंथ कितनी बेटा, पूरी लेंथ है 4 मीटर, सीढ़ी की लेंथ, ये हो गया 4 मीटर। यहां से आपको मिलेगा कि BC इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 साइन 60। इसको निकाल कर रख लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 4 साइन 60।
तो ये वैल्यू आ रही है 3.464, 3.464, ये है हमारे पास BC। चलिए जी, BC हो गया। ऐसे ही हमें जब 0.2 RB का लेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC की जरूरत पड़ेगी। AC करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे इसमें, cos 60, cos 60, cos 60 कर देंगे तो आधार बटे कर्ण, तो AC/4 हो जाएगा। यहां से हमें AC मिल जाएगा, और AC जब मिलेगा कितना मिलेगा निकाल के रख लीजिए। तो AC क्या मिलेगा, 4 cos 60, तो 4 cos 60 ये वैल्यू आ रही है 2, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई 2। AC की वैल्यू क्या है, 2। इतनी दीवार है 3.46, इतना फर्श है 2 मीटर, इसलिए ये आपका 4 मीटर का है, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसे ही जब हम लोग दोनों वेट का मूवमेंट लेंगे तो ABC हो गया है, हमें यहां तक की जरूरत पड़ेगी, A से लेकर इस पॉइंट का नाम D मान लें, है ना। तो इस ट्रायंगल में फिर से cos 60 लगाएंगे, लेकिन जब अब की cos 60 लगाएंगे तो cos 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण फिर से लिखेंगे। लेकिन अब ये छोटे ट्रायंगल में लगा रहे हैं, है ना, cos 60 किस में लगा रहे हैं, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें आधार बटे कर्ण लिखेंगे, तो आधार क्या हो गया AD, और कर्ण क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो कि 3 मीटर है, तो ये हो गया 3, है ना। तो इससे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD मिल जाता है, AD मिल जाता है 3 cos 60, तो 3 cos 60 कर लें, 3 cos 60 ये हो गया 1.5, तो AD हो गया 1.5। भाई cos 60 बड़े ट्रायंगल में भी हो सकता है, cos 60 छोटे ट्रायंगल में भी हो सकता है। ऐसे ही फिर और छोटा एक ट्रायंगल है, हमें ABCD इस पॉइंट को अगर E मान लें तो हमें AE की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में और लगा दें, तो इसको हम और भी कह सकते हैं कुछ, इसको AE अपॉन आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया AE और कर्ण क्या हो गया, यहां से यहां तक 2 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। तो AE कितना मिलेगा, यहां से इसको देखिए, इन दोनों को मिलाइए, तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos 60, तो AE इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे ख्याल से ज्योमेट्री है, जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं उसमें केवल sin cos लगाना है, और आपको जो भी डायमेंशन चाहिए, हाइट बेस मिलता चला जाएगा। चलिए, अब केवल मूवमेंट निकालना बचा है ना। यहां तक कोई समस्या अगर आएगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब मूवमेंट आते हैं, मूवमेंट ठीक है भाई। मूवमेंट कहां लेना है, पॉइंट A के अबाउट। देखिए, पहला फोर्स हमने क्या लिया, RB। आपने कहा फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये भी सर हमने कहा था पहले ही कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जब लेंगे तो उसको हम लोग प्लस मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब लेंगे उसको माइनस मानेंगे, दोनों जोड़ देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है ना। ये मतलब कहने का है। तो आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब RB इनटू डिस्टेंस क्या हुआ, BC कितना निकाला है 3.464, BC निकाला है 3.464, ठीक है ना, BC हो गया। उसके बाद फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 RB, फोर्स ऊपर लग रहा है, उसके लिए AC चाहिए। अच्छा, ये BC और RB का मोमेंट कैसा आएगा पॉइंट A के अबाउट, तो जब इस पर RB लगेगा तो ये पेन ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज होगा, इसलिए प्लस का लिया गया है। प्लस का लेने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको प्लस का ले रहे हैं। ऐसे ही 0.2 RB को देखिए, जब 0.2 RB इस पे ऐसे लगेगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको भी हम लोग प्लस का ही लेंगे, प्लस ब्रैकेट में 0.2 RB इंटू 0.2 RB इंटू AC, और AC निकाल चुके हैं, ये कितना आया है 2। क्लियर हो गया। अब दूसरा फोर्स लेते हैं 600 न्यूटन का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा A से D तक, दैट इज 1.5, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, माइनस का 600 इंटू
AD और AD की वैल्यू है 1.5। ऐसे ही आप देखेंगे 200 का, तो इस पर 200 नीचे की तरफ लगेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 200 इंटू AE, और AE कितना है 1, तो -200 इंटू 1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया और कोई फोर्स नहीं बचा। P 0.3 आ रहे और ये फोर्स, ये दोनों यहीं से गुजर रहे हैं, इसलिए इनका फ्रिक्शन, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है और इनका मोमेंट क्या होगा, इनका मोमेंट 0 होगा। ठीक है ना। चलिए अब मैटर सब खत्म हो चुका है, अब केवल सॉल्व करना बचा है, इसको लिख रहे हैं इक्वल टू 0। ठीक है ना। ओके, तो अब जरा कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा और चीजों को। ठीक, देखिए ये तो हो गया हमारे पास 3.464 RB। ठीक है, RB की वैल्यू मेरे पास यहां से है, निकाल कर रख लेंगे, प्लस इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 2 जा 4 हो जाता है। ठीक है, तो 0.4 दिखाई पड़ रहा है मुझे, 0.4 RB। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 0.4 RB। ये माइनस का दिखाई पड़ रहा है 600 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है 900। ठीक है, माइनस का 900 और ये प्लस का 200 इक्वल टू 0। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा स्पेस कर लें, ये हटा देते हैं इतना। ठीक, आइए तो क्या निकला यहां से, ये हमने 0.2 RB छूट गया है। ठीक, इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो 3.464 प्लस 0.4, तो ये हो गया 3.864 RB इक्वल टू 900 और 200 1100 हो गया। इसको उधर ले जाते हैं, सॉरी ये भैया माइनस का है, छूट गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। देखिए 200 माइनस का है, यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, इसको माइनस किया जाए, माइनस। ठीक है ना। तो अब बात क्लियर आएगी, क्या आएगी, ये हो गया 1100, है ना। ठीक है, यहां से इतनी बात निकल आई, कुछ निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए यहां से अगर RB निकाल लेते हैं तो RB की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड कर दें, 1100 डिवाइड बाई 3.864, तो ये वैल्यू हो जाती है 284.67 न्यूटन। यहां से आपको RB मिला है। ठीक है, क्या करना है, क्या समझ में आता है, ये जो RB मिला है इसको अगर यहां से रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में RB की वैल्यू यहां पे, तो क्या आता है जरा देखा जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में केवल P है, RB है, जैसे हम RB की वैल्यू रिप्लेस करेंगे P की वैल्यू मिलेगी, और क्या होना है। आइए देखा जाए जरा ध्यान से, रिप्लेस करते हैं इसको। ठीक है, आइए चलिए, तो यहां क्या हमारे पास है 1.06 RB, तो मैं लिख रहा हूं 1. इसको वाइट से कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.06 RB, और RB के प्लेस पे क्या हो गया 284.67 इक्वल टू P प्लस 240। ठीक है ना। अब यहां से हमें P निकालने में कोई समस्या नहीं आ गई। देख लेते हैं भाई, 1.06 इंटू 284.67, ये इक्वल टू हो गया 301.75। इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे 240 को, तो ये हो गया -240, और ये आंसर आ गया अपने पास P इज इक्वल टू 61.75 न्यूटन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आंसर में कोई गड़बड़ है, आंसर बहुत सही से निकला है, बहुत सुंदर निकला है, यही अपने पास ये आंसर है, दिस इज आंसर।
ठीक है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो सीढ़ी पर व्यक्ति फोर्स लगा रहा था, उस आदमी को कम से कम यहां पर ये जो आपके घर के सदस्य हैं, इन्होंने जो फोर्स पी लगाया है, ये फोर्स पी कम से कम 61 पॉइंट समथिंग जो आया है, इतना लगाएंगे तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे। अभी भी गारंटी नहीं है कि आप यहां से ऊपर चले जाएं ना, केवल 3 मीटर तक आप जा सकते हैं, यहां से चलते चढ़ते 3 मीटर तक पहुंच सकते हैं अगर वो व्यक्ति 61 का फोर्स लगाता है तो। और क्योंकि आपको 3 मीटर पे ही चढ़ना था तो आपने कहा कि 61 लगा दो, काम चल जाएगा। और ऊपर चलना पड़ेगा तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में आनंद तो आया होगा, है ना। था बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन था, करने में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लेंदी भी था, लेकिन कहाँ लेंदी है, देखिए ना, इतने लाइनों में तो हुआ है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका फ्रिक्शन का एक अच्छा सा सवाल था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। फिर से कह रहा हूं, अगर ये वीडियो, ये कुछ काम जो हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतर लग रहा हो, किसी काम आ रहा हो, तो जरूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल करेंगे तो मालूम चलता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब एक तरीके का तारीफ है। जब कोई किसी की तारीफ करता है तो थोड़ा सा और मेहनत से काम करने का दिल करता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर।